Hello guys, how are you all? Today we are going to start class 9 chapter number 1 fundamental unit of life biology. सबसे पहले सॉरी फॉर द डिले, बहुत टाइम हो गया वीडियो नहीं आ रही। संडे संडे को टाइम मिलता है वीडियो के लिए, पर कोई बात नहीं, जून का महीना आने दो, सारी कसर पूरी करते हैं, आपको दिन रात पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले समझ लो मेरी एक समरी टाइप होगी, क्या होगी, समरी टाइप होगी चैप्टर की, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, समरी टाइप होगी। अब समरी टाइप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समरी के लिए आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा अपने चीज़ों को, दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे समझना इसको, सबसे पहले आप मान लो कोई लेक्चर यूट्यूब पे देख के आए हो, ट्यूशन में अटेंड किया है, ठीक है, या फिर क्लासेस में क्या, मतलब स्कूल की क्लासेस वगैरह में किया है, वो ठीक है, वो फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी एनसीईआरटी रीड करने का। पहले में आप लेक्चर यूट्यूब से मत सुनना, इतना पर्सनल सजेशन, बस आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। उसके बाद आपको ये वीडियो देखनी है, इसके अंदर आपको पता नोट्स रिवाइज हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा थोड़ा सा नॉलेज, आपको जो चीज़ें समझ नहीं आई होंगी या कुछ भी दिक्कत होगी वो इधर समझ आ जाएगी। एट लास्ट वीडियो देखने के बाद भी आपको एक बार हमारी एनसीईआरटी रीड करनी है, और एनसीईआरटी रीड करने के बाद एक दो बार एनसीईआरटी रीड करनी है, एक बार स्कूल या यूट्यूब से लेक्चर सुनना है, और एक बार मेरे नोट्स पढ़ने हैं। आप अगर इतना सब कुछ कर लोगे ना, अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, पेपर में बता रही हूँ आपका, मैं पेपर में के टाइम में जनवरी फेब में सीरीज स्टार्ट करूँगी, वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ एवरी चैप्टर, एक चैप्टर हर चैप्टर को करेंगे एक शॉर्ट में, आधे घंटे 40 मिनट, आधे घंटे 40 मिनट में खत्म। तो मान लो 12 चैप्टर आने हैं ना, आधे घंटा लेंगे हर चैप्टर में, 12 चैप्टर हर के अंदर लेंगे 30 मिनट, जस्ट ओनली 30 मिनट्स, ठीक है। ओके, तो गाइस इट इज़ लगभग 360 मिनट्स हो जाएंगे। 360 मिनट आप अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट जस्ट 6 आवर कितने हो जाएंगे, 6 घंटे फिर, और 6 घंटे पेपर से पहले पढ़ना इट नॉट अ बैड थिंग। 6 से 8 घंटे की वीडियो बनेगी मेरी, उसके अंदर आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे, है ना। 2 घंटे पे देखोगे तो 3 घंटे 4 घंटे में ही हो जाएगी रिवाइज। टाइम कम लग रहा है आपका, एक बार पर अभी करना पड़ेगा, फिर पेपर में आपको आराम से चला लेंगे काम, अभी नहीं करोगे फिर पेपर में टाइम लगेगा, ठीक है। तो मेरे से पहले अगर आप लेक्चर वगैरह नहीं सुनते, लेक्चर वगैरह फिर भी, और एक बार एनसीईआरटी रीड करके आना, फिर आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो एक बार वीडियो पॉज कर दो, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो एनसीईआरटी पढ़ लो जितना मैं करा रहे हैं, उसके बाद हम वीडियो देख लेना, ठीक है। सबसे पहले आपको बता देते हैं, लाइफ एज वी नो इट इज़ 2 बिलियन ऑफ ईयर टू इन्वॉल्व फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, हमारे सबसे जो बहुत टाइम हो गया है हमें बर्थ हुए, है ना, और बहुत पहले हमने लिया था, और वो सारी आपको पता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि भैया एक यूनिट जो एक बंदा होता है, पर्सन होता है, वो सेल से बना होता है, सेल से ही बना होता है, मैं हूँ, आप हो, सारी चीज़ें सेल से बने हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेल की डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखोगे, द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट, द फंक्शनल फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। रिपीट कर देते हैं, द फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज सेल। क्या करना है, एफ फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, एफ फंक्शन और एस स्ट्रक्चर, ये आपको याद रखना है। आप एफ 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 याद करो, एस एफ एफ याद करो, जैसे मर्जी याद करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, और हमने सेल, हमें बहुत टाइम से सेल आ रहे हैं, तो जो हमारे दो टाइप के सेल हो जाते हैं इसमें, यूनिसेलुलर सेल और मल्टी सेलुलर सेल। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रही, बस इतना बता रही हूँ, जो मल्टी सेलुलर सेल होते हैं वो होते हैं ग्रुप, मतलब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जो होते हैं एक सिंगल सेल से बने होते हैं,
बैक्टीरिया वगैरह एक ही सेल से बन जाते हैं छोटे छोटे। मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं, है ना, क्या ग्रुप ऑफ सेल लिख लो ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल से बनते हैं। ओके, तो ग्रुप ऑफ सेल के जैसे मल्टी सेलुलर के एग्जांपल हम हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इसलिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मतलब बेसिक, और फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल बोल रहे हूँ मैं, स्ट्रक्चरल फंक्शन का तो आपको मतलब है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल मतलब है बेसिक। ठीक है, हाँ, बेसिक बोला फंडामेंटल बोला एक ही बात है। ठीक है, तो हमने सेल के बारे में पढ़ लिया अभी। इट इज़ सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ बता दिया मैंने आपको सेल के बारे में। ठीक है, सेल डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था, आपको पूछा जाता है। अ नंबर ऑफ सेल कैन मेक टुगेदर टिश्यू एंड ऑर्गेनिज्म। सुनो, सबसे पहले सेल बनते हैं। सेल होते हैं सबसे छोटी यूनिट। अगर ग्रुप्स ऑफ सेल होगा तो बनेंगे टिश्यू। अगर ग्रुप्स ऑफ टिश्यू होएगा तो बनेंगे ऑर्गन। अगर ग्रुप ऑफ ऑर्गन होगा तो बनेगा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम कह दो आप। और ऑर्गन सिस्टम होएगा तो बनेगा ऑर्गेनिज्म। समझे कुछ? सेल सबसे छोटा होता है। सेल क्या होता है? सबसे छोटा होता है। सेल से ही टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ही ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ये पैटर्न ना स्टार मार्क करके हम लोग कॉपी में देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्रीवियस क्लास में मतलब प्रीवियस 8th 7th में हमने पढ़ रखा है। सबसे छोटा होता है सेल, ठीक है, उसके बाद आते हैं टिश्यू, उसके बाद आते हैं ऑर्गन, उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद आता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब हम ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं फिर। ठीक है, एक सेल से फिर हम टिश्यू बन जाते हैं, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गन। ठीक है, अब आपके मन में एक थोड़ा सा सवाल होगा, रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर कैसे किया था? ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, इसलिए कहने आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, ये सारी चीज़ें लिख रखी है एनसीईआरटी में से। मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ के मुझे याद है, मैं बता रहा हूँ, बट बहुत चीज़ें अब नोट्स में नहीं है। आपके नोट्स तो बहुत छोटे एंड क्विक नोट्स हैं, पढ़ते समय तो ये कोई नहीं सोच पढ़ता कि भैया किससे बनी कैसे बनी, है ना, बट नोट्स में नहीं है तो हो सकता है मैं भी आपको सारी चीज़ें बताना भूल जाऊँ। क्योंकि नोट्स हमने कैसे बनाया है? क्विक नोट्स बनाए हैं आपको एक बार रिवीजन के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा नोट्स का इसके। ठीक है, हो सकता है आपको एक दो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में नोट का लिंक नहीं मिला हो, कमेंट करके मुझे बता देना जिस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नहीं आई नोट्स की। एक आधी वीडियो में रेयर चांसेस होते नहीं आते। मैं वीडियो में अगर जिसमें बताया, जिसमें मान लो मैंने बोला या नहीं मिलेंगे, उसमें तो क्या मिलेंगे, तो मैं आपको सेंड कर दूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे डिस्क्रिप्शन एडिट कर दूँगी, ठीक है, तो एक बार देख लिया करो। ठीक है, तो अब मैं कहा था रॉबर्ट हुक ने क्या एक कॉक सेल लिया। कॉक एक डेड सेल होता है, डेड सेल होता है, उसको लिया माइक्रोसॉफ्ट के लिए। पहले के ज़माने में जो माइक्रोसॉफ्ट होते होंगे, कंपाउंड वगैरह माइक्रोसॉफ्ट होते थे, उसमें उन्होंने टेस्ट किया। ठीक ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया? सेल को डिस्कवर कर दिया फिर। ठीक है, उसने कंफ्यूज हो गए थोड़े से। रॉबर्ट हुक ने कॉक सेल लिया जो एक डेड सेल था। डेड सेल के अंदर उन्होंने फिर माइक्रोसॉफ्ट, पहले के ज़माने में जो होते थे कंपाउंड माइक्रोसॉफ्ट होते थे, आज में तो बहुत हाईटेक आ गए, उससे उन्होंने सर्च किया तो उन्हें ना एक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर मिला। उस हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने सेल नाम दिया। ठीक है, छोटे छोटे कंपोनेंट जैसे थे। ओके, उसके बाद आया सेल रिप्रेजेंटेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। Cellular respiration is a process by which food release energy in mitochondria. सेलुलर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जो कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी रिलीज़ करता है, और सेल क्या करते हैं? अब्जॉर्व करते हैं ग्लूकोज फूड से और उसे बर्न करते हैं एनर्जी के लिए। सेल का फंक्शन होता है इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आगे पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चर है जो हमारा जो एनर्जी है उसको रिलीज़ करता है। और कैसे एनर्जी रिलीज़ करता है? सेल पहले जो हमारा ग्लूकोज होता है, खाने से हमें ग्लूकोज मिलता है, उसको फूड के अंदर फूड को बर्न करता है और एनर्जी करता है, और उस एनर्जी को ये रिलीज़ करते हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सेलुलर बाय विच द फूड रिलीज एनर्जी इन माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, दो टाइप के सेल होते हैं, मैंने आपको बताया था, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलर। वो तो हो गए शेप के बेसिस पे, शेप के बेसिस। अब स्ट्रक्चर वगैरह के बेसिस दो टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं और प्रोकैरियोटिक है ना, सबसे प्रोकैरियोटिक के बारे में करते हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं प्रिमिटिव एंड लैक वेल डेवलप न्यूक्लियस। मतलब प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, इतने डेवलप न्यूक्लियस वगैरह नहीं होते। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो मतलब कुछ नहीं है, न्यूक्लियस का मेनली हमारा डिफरेंस है। आपको हमने एक जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस होता है, फिर है ना, फिर ये इधर क्लोरोप्लास्ट वगैरह होते हैं, और सेल वॉल मेम्ब्रेन होती है। तो इसके अंदर जो होता है ना बीच वाला न्यूक्लियस, इसमें जिसमें वेल डेवलप हो जाएगा वो हमारा यूकैरियोटिक बन जाएगा, जिसमें वेल डेवलप नहीं होगा वो हमारा प्रोकैरियोटिक बन जाएगा। मेनली यही डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक में मेनली डेवलप होता है, और ये इसके अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, माउंट बाउंड सेल ऑर्गेनरी होती है, और वेल मैंने बता ही दिया क्या होती है, अच्छी मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है कि भैया, ठीक है। और क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ऑन, द न्यूक्लियस हैज़ ए ओन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के पास खुद की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, अब हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, डिफ्यूज़न पे एंड ऑस्मोसिस से। पहले हम ये दो टॉपिक करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन हमने अभी पढ़ा है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो आउटर मोस्ट होती है, ये मैंने आपको सेल पढ़ा है, ये आपकी होगी सेल मेम्ब्रेन, ये वाली होगी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, आउटर कवरिंग होती है सेल की, मैं बता ही दिया, जो कि फॉस्फो लिपिड से बनी होती है। और क्या होती है, सिलेक्टिव परमेबल होती है। सिलेक्टिव परमेबल मतलब कुछ चीज़ों को अलाउड करती हैं आने के लिए, कुछ चीज़ों को अलाउड नहीं करती हैं आने के लिए। और ये बेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन इज़ बेस्ट डिस्कवर बाय द फ्लूइड मॉस्किल मॉडल। ये एक मॉडल का नेम है, इसके बारे में हम अपने हाई क्लासेस में पढ़ेंगे। इससे ये बेस्ट आपको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मॉडल मतलब एक स्ट्रक्चर जैसे जिससे बताएगा। डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न इज अ केमिस्ट्री पार्ट, तो हम केमिस्ट्री के लिए छोड़ देते हैं, और बढ़ानी केमिस्ट्री मुझे ही है, तो मैं थोड़ा सा बता देते हैं, केमिस्ट्री में छोड़ देते हैं सीरियसली। डिफ्यूज़न क्या होता है, इंटर मिक्सिंग। ठीक है, मैं आपको सीधा केमिस्ट्री का पढ़ा देती हूँ, फिर बायो का ईजी हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, इंटर मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप दो सब्सटेंस एक दूसरे के अंदर मिल रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कहते हैं। एक मॉलिक्यूल अगर हमने हाई कंसनट्रेशन से, हाई मतलब ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है, ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है, हर चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ ही जाएगी। मान लो आपके 100 मार्क्स आए, ठीक है, आपने कोई एनर्जी नहीं दी, कोई एफर्ट्स नहीं किए इस बार, तो आप हाई से लो की तरफ ही जाओगे ना, अपने आप, अपने आप मतलब बिना कोई एफर्ट की। अगर आप एफर्ट्स करोगे तो आप लो से हाई की तरफ भी जा सकते हो, है ना, लो से हाई की तरफ भी जा सकते हो। बट अगर आप कोई एफर्ट नहीं करोगे तो आप हाई से लो की तरफ ही जाओगे। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस का मतलब ही ये मान लो, चाहे बिना एफर्ट्स के, अगर हमने एफर्ट्स नहीं देने तो आप हाई से लो की तरफ जाओ। एफर्ट्स दोगे तो फिर हो सकता है, ठीक, कुछ भी। अब ऑस्मोसिस एक सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है। अब ऑस्मोसिस क्या होती है, हम इसे पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस क्या है, एक मतलब आपका एक ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिव परमेबल, एक ही बात है। ठीक है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या करती है, सिलेक्ट करती है मेम्ब्रेन को, अलाउड करती है मॉलिक्यूल्स को जो पास हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। वाटर इज़ यूजुअली द ओनली फ्री फ्लोइंग मॉलिक्यूल अकर्स द मेम्ब्रेन। वाटर एक ओनली फ्री फ्लोइंग है, मतलब एक पानी है जो अपनी मर्जी से आ सकता है, नहीं आ सकता, बाकी को उसमें से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब एक आपका रूम है, मान लो क्लास चल रही है, क्लास में कोई बच्चा आएगा, उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, और रूल है, मान लो टीचर आएंगे, टीचर को यहाँ आ नहीं सकता, क्लास में अलाउड नहीं है। ठीक है, बच्चे आएंगे, बच्चे आ सकते हैं, और
प्रिंसिपल सर आ सकते हैं, ठीक है, एक रूम के अंदर। कंडीशन सुन लो फिर आप आगे बोलना मत। प्रिंसिपल सर आ सकते हैं, स्टूडेंट और प्रिंसिपल सर आ सकते हैं। क्लास चल रही है, स्टूडेंट तो परमिशन लेके आएंगे, मैम ब्रेन से सिलेक्टिव पर मैम जिस बच्चे को अलाउड करेगी वही आएगा, वो नहीं करेगी, है ना। और वोटर क्या है, एक ओनली है जो अपनी मर्जी से, मतलब प्रिंसिपल सर जब मर्जी चाहे आ सकता है, जब मर्जी चाहे नहीं आ सकता, ठीक है। अब ऑस्मोसिस की कुछ टाइप भी होते हैं। अब जैसे प्रिंसिपल का टाइप भी होते हैं, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, है ना, और सेमी वाइस प्रिंसिपल या फिर कोऑर्डिनेटर कहते हो जिसको आप, ठीक है। तो इसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। आइसोटोनिक सोल्यूशन आर दोज विच हैव द सेम सॉल्वेंट एंड पीएच कंडीशन एज सराउंडिंग बाय फ्लूइड। ये आप छोड़ो डेफिनेशन, सीरियसली ये डेफिनेशन आपको थोड़ी ना कंफ्यूज करेगी, आप बुक के डेफिनेशंस को पढ़ो, ठीक है। सबसे मैंने आपको हाइपरटोनिक और हाइपर पॉनिक बता रहे हैं, है ना, पॉन्टोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब होता है जो हाई से लो में जाता है। मैंने आपको बोला था अगर आपको ज़्यादा मार्क्स से कम मार्क्स की तरफ जाना है, ठीक है, तो आप मत पढ़ो, अपनी एनर्जी देने की कोई जरूरत नहीं है। बट हाइपरटोनिक अगर आपको कम से ज़्यादा में जाना है, कम मार्क्स आए आपको, मतलब 60 नंबर आए, 60 मार्क्स आए हैं, तो आपको 80 मार्क्स की तरफ जाना है, तो आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी, ATP कहते हैं एनर्जी का नाम, वो देनी पड़ेगी। बस सोल्यूशन का नाम है। इसमें मेरी जगह वाटर, आपकी जगह वाटर है। वाटर को अगर मान लो अपनी ज़्यादा कंसनट्रेशन से लो में जाना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जा सकता है, उसको अलाउड है, ठीक है, बिना कोई मतलब बिना कोई इतनी एनर्जी दिए है, वो अपने ज़्यादा मार्क्स से कम मार्क्स में आराम से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर उसको कम से ज़्यादा में आना है, मतलब उस बच्चे को कम से ज़्यादा आना है, उसके कम हो गए और उससे ज़्यादा जाना है, तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बस। और यही लिख रखा है इसके अंदर, ठीक है। और आइसोटोनिक कुछ नहीं हो रहा, जैसे भी है अपने पास ही रहेगा, जितना ये ऑक्सीजन, ये मान लो कि वो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर O2 है और H2 है सेल के अंदर, है ना। एक आपको एक हमने सोल्यूशन हाइपर, एक एक करके सोल्यूशन लेते हैं और इसको आराम से टेस्ट करते हैं, ठीक है। समझते हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल इन प्लांट, सेल ऑर्गेनेल, ये तो बहुत छोटा चैप्टर है, छोटा चैप्टर तो क्या मैं बड़ा जल्दी करा दूँगा आपको, डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट, ठीक है। समझना अब इसको थोड़ा सा ध्यान से। सबसे पहले बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, इन दोनों में मैं आपका डिफ्रेंशिएशन भी करवा दूँगी थोड़ा सा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क कर दो, मैं करवा दूँ, एक सेकेंड। स्टार मार्क के लिए हम इधर पेन, परमानेंट पेन से कराएंगे तुम्हें, ऐसे नहीं, हम स्टार मार्क तो हम परमानेंट पेन से करा पे, तो कर लिया स्टार मार्क। चलो अब सुनो मेरी बात, ओके। एक हमने कंटेनर लिया, वी टेक अ कंटेनर, उसके अंदर हमने एक सेल डाली, ओके, लेट सपोज हमने डाल दी एक सेल, ठीक है। सेल के अंदर है हमारा ज़्यादा अमाउंट में, क्या है सेल के अंदर ज़्यादा अमाउंट में, समझना इस बात को। मान लो एक आपका है, हमने एक किसी सोल्यूशन के अंदर रखा, सोल्यूशन का नाम बाद में देखेंगे, सोल्यूशन के अंदर रखा, हमने कुछ नहीं किया, बदलाव कुछ नहीं किया, ठीक है, बदलाव कुछ नहीं किया, इससे आपको वैसे पता लग गया होगा कौन सा सोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो H2 है वो वाटर के अंदर मतलब जो हमारा सेल के अंदर है ज़्यादा है, O2 और बाहर O2 है, और सेल के अंदर O2 है लेस और बाहर है O2 मोर। तो अब ये क्या करेगा, पानी ज़्यादा है, पानी के नंबर बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो पानी ज़्यादा से अगर कोई मेहनत नहीं कर रहा, बैठ है, तो वो ज़्यादा से बाहर की तरफ ही जाएगा, वो छुएगा बाहर की तरफ जाना, बाहर की तरफ जाएगा तो शेल शेप में चेंज आएगा, बस इतना समझ लो, अभी सेल शेप में भी चेंज आएगा, बाकी सेल शेप में कोई रिजिड हो जाते हैं, मतलब कोई मतलब ठीक है, कोई अगर मान लो
कोई फूल जाता है, कोई सुकड़ जाता है, ठीक है। जो फूलेगा कब, सूखेगा कब, ये समझ लो। जब हाई से लो में जाएगा तब सुकड़ जाएगा, जब लो से हाई में जाएगा तब बंद। यार मान लो आपके 60 मार्क्स आए होंगे, 60 में से आपके 80 आ गए, तो आपके मम्मी पापा खुश होंगे, वो फुल नहीं समाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। और अगर मान लो आपके 100 मार्क्स आए होंगे और आपके 80 मार्क्स आ जाएंगे, तो आपके पेरेंट्स को क्या हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे, जो उनकी छाती चौड़ी थी वो कम हो जाएगी। समझ आ गया। वैसे ही जार H2 ज़्यादा है, बिना एनर्जी दिए तो वो O2 से हमारा चेंज हो जाएगा। हाई कंसनट्रेशन है वाटर के अंदर और वो बार O2 की कम कंसनट्रेशन के अंदर मिल जाएगा। और अगर दूसरी तरफ अगर एनर्जी दे दी, ATP, एनर्जी का नाम है ATP, और वो दे दी तो क्या होगा, वो बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगा। समझ गए। और वो बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगा। अंडरस्टूड। अब मेरी बात सुन, आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है। आइसोटोनिक कहते हैं मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ, जितने मेरे नंबर आए हैं मैं उतने ही सफिशेंट हूँ, मेरे 75% मार्क्स आए हैं, मुझे और चाहिए ना कम चाहिए इससे। तो वो क्या करेगा, सोल्यूशन के अंदर आएगा, सेल है, बाहर O2 है, अंदर H2 है, वो कहेगा O2 में H2 अंदर सही है, O2 भी मेरे पास सही है, बाहर O2 है वो भी सही है, तो सब सही है, कोई दिक्कत की बात उसको नहीं लगेगी। देखा आइसोटोनिक में, समझ गए। डेफिनेशंस रट्टे मारने हैं तो आप ये मार सकते हो। जो ऐसे सोल्यूशन जिसमें सेम सॉल्वेंट होता है और कंडेंसेशन होता है, मैंने आपको बता दिया। बाहर भी हम ठीक हैं, अंदर भी हम ठीक हैं। बाहर और अंदर हमारा जो पानी है वो भी, मतलब पानी भी सही है, ऑक्सीजन भी सही है, ठीक है, हमारा मस्त है। हाइपोटेनिक कहते हैं ना, हमारा लेस अमाउंट है, हमें अपने हाई में जाना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सेल को क्या करते हैं, हमारे को रिएक्ट करते हैं और इम्पैक्ट करते हैं वाटर को इंटरनल सेल, गया एक्सक्रेट्स करते हैं हम आपका हमारा इनपुट सेल के अंदर से। लास्ट हाइपोटोनिक, वो क्या करता है, हाई से हमारे कम में जाता है और क्या करता है, सेल को सिक्रीटिंग करता है, सिक्रेट मतलब थ्रू करता है, मैंने आपको बोला था, है ना। सेल वॉल इन प्लांट, इसको हैशटैग लगा दो, हैशटैग मतलब थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सेल वॉल प्लांट के अंदर होती है, यही बताना है, सेल वॉल सिर्फ प्लांट के अंदर होती है। सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, not in animal cell. Cell wall are different from animal cell due to the presence of cell wall. यही तो बोला है हमने। जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे हम लास्ट में, हो तो सबसे लास्ट में है आपके क्लास के, प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे बड़ा डिफरेंस सेल वैल्यू को बोल का आता है, प्रेजेंट है प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर एब्सेंट है सेल वॉल। बात पॉइंट मान लो, ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंट है। और सेल वॉल बनी किससे हुई है, प्लांट के अंदर सेलुलोज से बनी हुई है, और क्या करती है, किसने नहीं है, सेलुलोज से, और क्या करती है, रिजिड बनाती है सेल को, क्या बनाती है, रिजिड बनाती है, मतलब हार्ड बनाती है, रिजिड मतलब क्या होता है, हार्ड बनाती है, समझ गए। सेल ऑर्गेनेलिज डायग्राम को ध्यान से देख लो, आपको पता लग जाएगा। दो टाइप के सेल में होते, मैंने आपको बताया था, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा, अब हम आपको पढ़ाएंगे, आपको फिर मुझे बताना पड़ेगा इन दोनों में से, ऊपर लिख रखा है वैसे ये प्लांट सेल है ये एनिमल सेल है ना, ऊपर लिख रखा है, पर आप खुद अपना दिमाग लगा के बताना कि इन दोनों में से कौन सा प्लांट है और कौन सा एनिमल सेल है ना। खुद का थोड़ा दिमाग लगा के एंड में जब मैं आपको सारे मेम्ब्रेन बता दूँगी, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि कौन सा किस में प्रेजेंट है, कौन सा किस में, पहले हम समझ तो लें होते क्या ये सारे, फिर हम इनको करेंगे डिस्कस। ये डायग्राम दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल का डायग्राम मोस्ट प्रोबेबली प्लांट सेल का ही दिया जाता है, पता नहीं क्यों एनिमल सेल का कम दिया जाता है, बाकी स्कूल पे डिपेंड है। ऐसा नहीं है एनिमल सेल का इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये कह सकते हैं एनिमल सेल का मान लो 45% इंपॉर्टेंट है और इसका 55% इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले प्रैक्टिस हम प्लांट की करेंगे फिर एनिमल की करेंगे, ये कह सकते हो। क्यों, प्लांट सेल में सब, एनिमल सेल में सब कुछ होता है मोस्टली, मतलब ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी हमने एक डिफरेंस पढ़ा था वो हम देख लेते हैं,
सेल वॉल का मैंने बोला था, इधर सेल वॉल नहीं होती, इधर ये देखो सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है। इधर सर क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। ये जो लास्ट वाले है ना, ये नाम लिखा होगा इधर, सेल मेम्ब्रेन है ये सिर्फ, ठीक है, प्रेजेंट। ओके, समझ गए। तो हम ऑर्गेनेलीज के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हैं लिखे हैं। अब 13 मतलब ये नहीं है कि 13 ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ना है, 13 स्लाइड्स हैं। 13 स्लाइड्स मतलब आपको मैंने इसलिए दिखाया है ताकि आपको लग जाए भाई कितनी स्लाइड में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिलेबस मतलब सेल ऑर्गेनेल, बस ये लास्ट टॉपिक है आपका, सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स के टाइप हैं ये। एंडो, अब ये क्या होता है, एंडोस्पोर्टिस, ये एक क्या है, सेल मेम्ब्रेन है जो फॉलो करती है एक सेल में बाउंड वेसल्स को, जो इसमें अमीबा में सीन। इसका मोस्ट कॉमनली बस एक ही क्वेश्चन बनता है कि कहाँ देखने को मिलती है, अमीबा में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है, अमीबा को, डेफिनेशन कोई नहीं पूछता इसकी, अमीबा में देखने को मिलती है। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक लेक्चर लग सकता है इसके ऊपर, सीरियसली इसके ऊपर तो डबल स्टार लगा लो अपने कॉपी में, पेन बुक में, भैया ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार टॉपिक है। वैसे इधर बिल्कुल नहीं दिया हुआ, ये एक प्रोसेस है जो क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, जो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र है। जेनेटिक मटेरियल मतलब ओवरी और टिश्यूज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, जिससे इससे डीएनए मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है, डीएनए मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है। क्रोमोप्लाज्म, ये क्या होता है, ग्रोथ में पास करता है सेल को, क्रोमेटिन कंसिस्ट करता है। तो क्रोमोप्लाज्म क्या होता है, 46 होते हैं, 46 होते हैं, या कुछ 23 पेयर बोल लो, जो आपको अच्छा लगे वो, ठीक है। एक ग्रोथ जो होती है पास होती है सेल में, उससे क्रोमेटिन है, उसके थिकर जो होती है, थिकर स्ट्रक्चर उसका ग्रोथ में है ना। ड्यूरिंग द ग्रोथ पास ऑफ द सेल द क्रोमेटिन डज नॉट इन द मच थिकर, मतलब ना एक अब सेल छोटी सी है, इतने सारे स्ट्रक्चर डालने के लिए उन्हें थोड़ा सा ना कंप्रेस होना पड़ता है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होती है, डीएनए को, मेनली डीएनए को या आरएनए को कंप्रेस करती है, ठीक है। अब कंप्रेस करती है और उसमें क्रोमेटिन जो हमारा वो हेल्प करता है। क्रोमेटिन क्या करता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमोप्लाज्म एंड क्रोमेटिन बिल्कुल एक ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो जेनेटिक डीएनए होता है ना, डीएनए ये क्या करना है ना, डीएनए को ऐसे मुचोड़ के रखता है, मतलब बहुत कम जगह में डीएनए को रख लेता है, और जो हमारा है डीएनए कितना बड़ा होता है और उसको छोटा बना के रख लेता है। डीएनए के बारे में थोड़ा बता रखा है, ये एक हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे चाहिए होता है। मतलब मेरा नाक कैसे होगा, मुंह कैसे होगा, हाथ कैसे होंगे, ये पता कैसे लगेगा सेल ब्रेन को कि मैं किससे पैदा हूँ, तो ये वो पता करता है कि मैं आपका नाक मेरे पापा के साथ जैसे होगा, मुंह जो होगा वो मम्मी जैसा होगा, या हाथ मेरे पापा जैसे होंगे, ये सारा क्या होता है, हमारा हेल्प करता है, ठीक है। अब क्रोमोप्लाज्म को हम अच्छी तरह करते हैं, मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड, ये क्रोमेटिन में, ये मैंने आपको जैसे बताया क्रोमेटिन से बना है, क्रोमोसोम कैसे बना है, क्रोमेटिन ग्रुप से क्रोमेटिन के बन रहे, एक पापा से आता है, एक मम्मी से आता है, और उसको उस बाद एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रोमेटिन क्रोमोप्लाज्म क्या बना है, एक मम्मी से आता है, एक पापा से आता है, ये उसके बाद ये क्या बन रहे हैं, दोनों को अच्छी तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बांधा जा रहा है, कंप्रेस किया जाता है, उससे हमारा क्या बनता है, क्रोमेटिन, ठीक है, और उससे हम बांधा जाता है, और डीएनए भी, डीएनए ये मेनली डीएनए कंसिस्ट है ना, और उससे बांधा जाता है और उसको सेल के अंदर हमें, ठीक है, समझ आ गया। वैसे आगे में पढ़ा सकते हैं हम साइटोप्लाज्म, ठीक है, बट आज के लिए इतना ही बहुत है, हाफ एन आवर की क्लास होगी, क्योंकि चैप्टर पे भी कुछ बच्चों ने रीड नहीं कर रखा होगा, इसलिए मैं आज की वीडियो बंद करें।
बट पार्ट 2 इसका बहुत जल्दी आ जाएगा, और पार्ट 2 में मैं चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, चाहे 40 मिनट में चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। वैसे वन शॉट भी नहीं मेरे बनाने का प्लान था, बट फिर कुछ बच्चों ने पढ़ाना हो तो क्या फ़ायदा। तो एक बार एनसीईआरटी रीड कर लो थोड़ी सी, तब तक मैं आपको जल्दी भेज दूँगी, आज ही भेज देंगे। इसका सेकंड पार्ट भी रेडी, 2-3 मिनट दूँ मैं थोड़ा सा रेडी करके तुम्हें, अभी हम भेज देते हैं, ठीक है। और एक आपके लिए छोटा सा सरप्राइज़, तो क्या मैं एक बात बता देती हूँ, क्रोमोसोम्स का आपको मैं प्रॉपर क्रोमोसोम और न्यूक्लियस का डिटेल में पढ़ाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब एक सेल का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है उसको लेके ये पढ़ेंगे, ठीक है। क्रोमेटिन तो समझ आ गया, बस ये जो क्रोमोसोम है उनको बांधते हैं, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो चीज़ों को बांध के रखता है अच्छी तरह डीएनए को। डीएनए क्या है, जो हमारा, जिससे पता लगता है कैसा मुंह होगा, नाक होगा, इतना ये तो समझ आ गया। ये है, और साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। वैसे साइटोप्लाज्म कुछ नहीं होता है, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, एक स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। और मुंह से बन रहे हैं हाउसेज डिफरेंट होते हैं ऑर्गेनेलीज के, एंड हाउसेज डिफरेंट ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल। क्रोमोसोम एक फ्लूइड सब्सटेंस है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, स्ट्रक्चर देता है सेल को। मतलब अब जगह भी तो देनी है किसी को, तो वो ये देता है, ठीक है। ओके, अंडरस्टूड, समझ आ गया, ठीक है। ऑर्गेनेलीज भी वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। और एंडो ऑर्गेनेलीज के बाद ये एंडोप्लाज्म से आपके नेक्स्ट क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। इनको मेनली यहाँ से हमारा मेन जो है सेल ऑर्गेनेलीज शुरू होने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब यहाँ से हमारी सेल ऑर्गेनेलीज शुरू होने वाली है, स्टार्टिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज मेनली। ओके, स्टार्टिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो हमारा यहाँ से होगा, अंडरस्टूड। चलो बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।